हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग CUET UG 2022 का जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर था उसका सेकंड पार्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था 1 से लेके 20 तक का जो क्वेश्चन है वो पार्ट 1 में रिकॉर्ड करके आपको सारा जो सोल्यूशन था वो अच्छे से मैंने आपको समझाया था। आई बटन में आपको उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, फिर डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग 21 से लेके 40th क्वेश्चन तक जो आपके क्वेश्चंस आए थे उनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। और आप चाहो तो पहला वीडियो पहले देख लो अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि उसमें मैंने कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी है जो आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप छोड़ सकते हो, तो सारी चीज़ें मैंने बताई है। बाकी अगर आप साल 2024 के लिए LNIP के लिए या फिर IGI के BSc इन हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर आप फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम दे रहे हो CUET UG के अंदर, तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बैच जो है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और अगर आप थोड़ा सा लेट भी हो जाते हो इस बैच को ज्वाइन करने में, जो कि 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड आपको क्लासेस मिल जाएंगी, जो भी यूनिट्स या फिर हम जो भी लेक्चर्स ले लेंगे उसकी। बाकी आप उनको आराम से देख के फिर हमारे साथ लाइव को कैच करके हमारे साथ कंटिन्यू आगे का कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं आज के 21 से लेके क्वेश्चन को लेके। जैसे मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को देख के उसका आंसर नहीं, बल्कि उससे जितनी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो पाएगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो 21st क्वेश्चन जो आपका है दैट इज द इंजरी दैट कैन बी सस्टेन्ड बिकॉज ऑफ टू मच ट्रेनिंग इज। यानी कि एक इस तरह की इंजरी आपको, एक एथलीट को या फिर एक स्पोर्ट्स पर्सन को हो रही है जबकि आप बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो, तो वो इंजरी कौन सी है। अब सबसे पहले इन सारी इंजरीज का मतलब समझ लेते हैं कि क्या है, फिर हम आंसर की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट इंजरी की। तो इनडायरेक्ट इंजरी से आप समझ सकते हो कि जो कि डायरेक्टली आपको नहीं हुई है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल आपके मसल में कोई प्रॉब्लम है, ब्रूस है या फिर एब्रेशन जैसी कोई भी आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम है, फिर आप मैच में गए या गेम में गए और उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको और ज़्यादा इंजरी हो गई, या फिर आपके बोन में कुछ प्रॉब्लम है और आपने उसको इतना ज़्यादा मैच में इन्वॉल्व किया कि आपको उस जगह पे इंजरी हो गई जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम पहले से थी, तो वो आपकी इनडायरेक्ट इंजरी हो जाती है। डायरेक्ट इंजरी मैच के दौरान ही आपको कोई ऐसी ब्लो लग गई, बॉल लग गया, किसी आपका जो अपोनेंट है उससे कांटेक्ट हो गया, उसमें चोट लग गई, तो ये आपकी डायरेक्ट इंजरी होती है। सॉफ्ट टिश्यूज़ में ये एकदम अलग टॉपिक है, इसको हम क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको स्प्रेन हो सकता है, आपको स्ट्रेन हो सकता है, जो कि आपके लिगामेंट्स और टेंडन्स में होता है, मसल्स में होता है, तो उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओवर यूज़। ओवर यूज़ मतलब से आप समझ रहे हो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को, आपकी बॉडी का कोई बोन हो गई या कोई मसल हो गया, आप उसको इतना ज़्यादा यूज़ करे जा रहे हो विदाउट गिविंग प्रॉपर रेस्ट, कि टू मच ट्रेनिंग की वजह से आपको वहाँ पे इंजरी हो गई है, तो वो आपका होता है ओवर यूज़। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे, और जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊंगा मैं इसमें आपको दूंगा। चलो, बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट में कौन सा इसमें से टेस्ट आइटम है। अभी आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है। टेस्ट एंड मेजरमेंट का आपका जो यूनिट है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें और भी बहुत सारे आपके टेस्ट दिए हुए हैं। उन पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर कौन कौन सी टेस्ट बैटरीज आती हैं, वो कब बने थे, किसने बनाया था, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मेडिसिन बॉल पुट। आपका जो बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट होता है इसके अंदर टोटल 3 टेस्ट बैटरीज होती हैं। सबसे पहला आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हो गया, सेकंड आपका जिग जैग रन होता है, ठीक है, और थर्ड आपका यही मेडिसिन बॉल पुट होता है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट जो है बेसिकली आपका एक मोटर फिटनेस टेस्ट है। इन तीनों टेस्ट को परफॉर्म करा के आपकी मोटर फिटनेस पता कराई जाती है। 1954 में आया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हैरल्ड एम बैरो ने इस टेस्ट को बनाया था। ठीक है, हैरल्ड एम बैरो, तो इनके ही नाम पे ये बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट है। ऐसी और भी टेस्ट है जिसके बारे में हम लोग क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको सारे टेस्ट बहुत आराम से याद हो जाएंगे। क्लासेस में ये भी पढ़ना है आपको कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के अंदर क्या क्या रूल्स हैं, जिगजैग रन के क्या रूल्स हैं, किस तरह का डायग्राम है, क्योंकि आपके डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। चलो, 600 मीटर्स रन वॉक टेस्ट मेजर्स, तो आपका जो 600 मीटर की दौड़ हो गई या फिर चलना हो गया, वो आपका क्या मेजर करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एंड्योरेंस। एंड्योरेंस को हम लोग नॉर्मली जब लोग बात करते हैं तो वो स्टैमिना हम उसको कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इन दोनों में फर्क है जिसको हम लोग क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि स्टैमिना और एंड्योरेंस में क्या फर्क है। बाकी इसका जो सही आंसर है वो आपका एंड्योरेंस हो जाएगा। ठीक है, स्पीड की जब हम बात करते हैं तो स्पीड कंप्लीटली डिफरेंट चीज हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी, आपका रेंज ऑफ मोशन कंप्लीटली डिफरेंट चीज हो गई। स्ट्रेंथ, आपकी रेजिस्टिव फोर्स कितनी है, वो एकदम कंप्लीट अलग चीज हो गई। तो 600 मीटर में हम लोग एंड्योरेंस का पता लगाते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर एरोबिक कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि एरोबिक क्या होता है, और इसी के साथ आपको समझना होगा कि एन एरोबिक क्या होता है। ठीक है, एरोबिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्सरसाइज या फिर कोई भी ऐसा मूवमेंट जो कि आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करना होता है, यानी कि आपकी बॉडी को
काम करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है। तो ये आपकी लंबे टाइम की आपकी ये ड्यूरेशन की आपकी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, या फिर आपका कोई भी मूवमेंट हो सकता है जो कि लंबे टाइम तक चलेगा, तभी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बैरोमोटर फिटनेस टेस्ट, अच्छा एनारोबिक क्या था, जहाँ पे आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़े, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन एनारोबिक एक्सरसाइजेज या फिर एनारोबिक कैपेसिटी वो हो गई जहाँ पे विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप अपना कोई भी मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या क्या हो गया, आपका 100 मीटर हो गया, 25 मीटर की स्विमिंग हो गई। ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं जो कि आपके एनारोबिक के होते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, फटाफट ये आपके हो जाते हैं। ठीक है, आपके वेट लिफ्टिंग के इवेंट्स हो गए, पावर लिफ्टिंग के इवेंट्स हो गए, ये सब आपका एनारोबिक में आता है, क्योंकि विद इन सेकंड्स आप इनको खत्म कर देते हो। ठीक है, चलो बैरोमोटर फिटनेस टेस्ट की हमने ऊपर बात करी थी, आपका बेसिक मोटर एबिलिटी टेस्ट है। तो एरोबिक कैपेसिटी तो कहीं नहीं आई थी। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, आपको फटाफट कूद जाता, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इसमें भी देखो दिया है, तो ये इसमें भी नहीं होगा। जिगजैग रन में भी आपको इतना एरोबिक कैपेसिटी की जरूरत नहीं थी, और बॉल जो आपका मेडिसिन बॉल पुट है उसमें भी इतना जरूरी नहीं थी। रिकलियन जोन्स टेस्ट जो होता है ये आपका ओल्ड एज के लिए होता है, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके लिए टोटल 6 टेस्ट बैटरीज इसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली एरोबिक कैपेसिटी मेजर नहीं करता, जबकि रॉक पोर्ट 1 माइल रन एंड वॉक टेस्ट, जो कि आप समझ गए होंगे जब मैंने आपको समझाया कि लंबे ड्यूरेशन की एक्टिविटी है जहाँ पे आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ये आपका रॉक पोर्ट 1 माइल रन एंड वॉक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, रिकलियन जोन्स के अंदर भी आपका एक टेस्ट है जो कि एंड्योरेंस या फिर एरोबिक कैपेसिटी मेजर करता है ओल्ड एज की, लेकिन अगर उसका नाम होता तब वो सही आंसर होता, लेकिन रिकलियन जोन्स ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका एरोबिक कैपेसिटी नहीं होगा, और क्योंकि रॉक पोर्ट 1 माइल आपका यहाँ पे दिया हुआ है तो ऑब्वियसली बात है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन वाज बोर्न इन विच ईयर, तो आपका इसका आंसर 1643 हो जाएगा। हम लोग इनके तीनों लॉस पढ़ते हैं। ठीक है, बायोमैकेनिक्स का आपका जो चैप्टर है उसमें हम तीनों लॉस पढ़ेंगे, तो उससे रिलेट करके आपको एक क्वेश्चन आया है। चलो आ गया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको हम क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा जो पहला लॉ है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलेंगे, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन हम इसको लॉ थर्ड लॉ बोलते हैं, तो जो आपका सेकंड लॉ हो गया वो आपका लॉ ऑफ मोमेंटम हो गया। ठीक है, चलो तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ मोमेंटम, जिसको हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरिंग फोर्सेस, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन, सिंपल सा, किलोग्राम आपका वेट मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट इन विच फ्रिक्शन इज लीस्ट, आपको इन जो चित्र आपके सामने दिए हैं, जो इमेजेस दी हैं, इसमें से आपको वो वाला स्पोर्ट सिलेक्ट करना है जिसमें फ्रिक्शन सबसे कम है। ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन का मतलब आपका होता है घर्षण। ठीक है, ये रेसिस्टिव फोर्स है, एक रेसिस्टिव एनर्जी है, जो कि आपकी जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट में होती हैं तो जो रोकने का, जो रेजिस्टेंस का जो काम करती है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे कि आपके शूज होते हैं, जब आप फुटबॉल खेलते हो, या फिर आपके जो स्टड्स होते हैं, तो उनके अंदर जो कील होती है उनका काम ये होता है कि वो फ्रिक्शन क्रिएट करें ताकि आपका मूवमेंट जो हो वो ग्राउंड की पकड़ पे रहे और आप ऐसे स्लिप करते हुए उसमें ना चले जाओ। ठीक है, तो अगर हम इन सारे गेम्स की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले ऊपर गोल्फ दिया है, फिर आइस स्केटिंग है, रोलर स्केटिंग है, और फिर आपकी F1 रेस दी हुई है। तो गोल्फ का तो मैं इतना नहीं मानूंगा। गोल्फ में अगर हम बॉल की बात करें, क्योंकि बॉल की इमेज यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ये अटैकिंग मूवमेंट दे रहा है कि जब वो स्विंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल नहीं होगा, फ्रिक्शन की यहाँ बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपके दो यहाँ पे रोलर की बात हो रही है, यानी कि व्हील्स की बात हो रही है, और एक आपका आइस पे स्केट करने की बात हो रही है। तो फ्रिक्शन जाहिर सी बात है कम वहीं पे होगा जहां पे जो आपका सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा और स्लिपरी होगा। तो मेरे ख्याल से जो आपके व्हील्स हैं, बिल्कुल इनमें भी फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा, लेकिन सबसे कम फ्रिक्शन जो होगा वो आपका आइस स्केटिंग में होगा, क्योंकि ये आप स्लिप करते करते बहुत अच्छी स्पीड यहाँ पे मेंटेन हो जाती है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे कम रहता है। तो आपका सेकंड हो गया। जो व्हील्स होते हैं उसमें भी फ्रिक्शन कम लगता है, क्योंकि व्हील्स भी आप देखते हो कि अच्छा मूवमेंट से चलता है, फ्रिक्शन कम है, लेकिन आइस स्केटिंग के कंपेरिजन में उतना नहीं है जितना आइस स्केटिंग में कम होता है। ठीक है, चलो, डिक्रीज इन द एंगल एट एल्बो जॉइंट इज कॉल्ड, अब इसको मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ कि कोई भी मूवमेंट आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने अपने हाथ को ऐसे सीधे किया हुआ है, ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि ये 180 डिग्री आपकी यहाँ पे जो एंगल है वो बन रहा है। अब मैंने क्या किया, जैसे क्वेश्चन में लिखा है डिक्रीज इन द एंगल एट एल्बो जॉइंट, तो ये मेरा एल्बो जॉइंट है। अब इसका एंगल जब डिक्रीज हो रहा है, ये 180 से हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। ठीक है, इसे हम कहेंगे फ्लेक्शन, जब हमारा जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है। यही 45 डिग्री से मैं 90 डिग्री ले जाऊं, फिर यहीं से मैं इसको 180 डिग्री ले जाऊं, तो ये हमारा क्या होता है, एक्सटेंशन। ठीक है, यानी कि जब मैं अपने हाथ को एक्सटेंड कर रहा हूँ, मेरी मसल्स एक्सटेंड हो रही है, तो इसे हम कहेंगे एक्सटेंशन, और जब मैं अपनी मसल्स को छोटा कर रहा हूँ, एंगल को डिक्रीज कर रहा हूँ, तो ये होगा हमारा फ्लेक्शन। इसको याद करने का बहुत ईजी सा तरीका है, आप सबके घर में एक्सटेंशन बोर्ड होता होगा, जो कि आपके वायर को क्या करता है,
लंबा करता है, इंक्रीज करता है ना। तो जब आपका एल्बो जॉइंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एंगल, तो आपका एक्सटेंशन है, और जब डिक्रीज हो रहा है तो फ्लेक्शन है। अब इन दोनों की भी बात कर लेते हैं, अबडक्शन और एडक्शन की। तो अबडक्शन मूवमेंट आपका क्या होता है, आप अपनी बॉडी में एक मिड लाइन इमेजिन करो कि आपकी बॉडी में ठीक यहाँ पे एक मिड लाइन ऊपर से नीचे तक जा रही है जब आप खड़े हो। तो कोई भी आपका बॉडी पार्ट जब इस मिड लाइन से दूर जाएगा तो उस मूवमेंट को हम कहेंगे अबडक्शन, और वही बॉडी पार्ट जब आपकी मिड लाइन के पास में आएगा तो उसे हम कहेंगे अडक्शन। अब अबडक्शन का एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। आपने अंपायर्स को क्रिकेट में वाइड बॉल देते हुए देखा होगा। तो वो जब अटेंशन पोजीशन में है और जब वो अपने हाथों को ऐसे दूर लेके जा रहे हैं, चलो ये नो बॉल का हो गया, ठीक है। नॉर्मल पोजीशन से उन्होंने अपने हाथ को यहाँ लेके आए, तो ये क्या हुआ, मिड लाइन से मेरा हाथ दूर गया, तो ये हो गया अबडक्शन। और यही हाथ जब दूर है और मैं मिड लाइन के पास लेके आ रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा अडक्शन, ठीक है। आप लोग जंपिंग जैक्स भी करते होगे कुछ इस तरह का मूवमेंट। तो ये मेरा हाथ गए मिड लाइन से दूर, तो ये हो गया अबडक्शन, और वैसे जब मैं इनको पास लेके आ रहा हूँ तो ये हो गया हमारा अडक्शन, ठीक है। तो ये 4 मूवमेंट थे। सरकमडक्शन भी हम पढ़ेंगे, हाइपर एक्सटेंशन भी हम पढ़ेंगे, बाकी इससे ज़्यादा आपके मूवमेंट्स नहीं दिए हुए हैं। चलो, if a person's personality lies in the middle of introvert and extrovert then he will be known as। अब introvert और extrovert का मतलब जनरली आप सबको पता होगा, फिर भी introvert जो लोग होते हैं ये थोड़े से शाई नेचर के होते हैं, थोड़े से रिजर्व होते हैं, और कम बोलना ये लोगों में पसंद करते हैं। वही जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ये बहुत जल्दी घुलते मिलते हैं, ओपनली सबसे बोलते हैं, जो भी मुंह में आता है बोल देते हैं, डांस करने के लिए रेडी, गाना गाने के लिए रेडी। बुरे नहीं होते हैं ये लोग, बस बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और ओपन ही होते हैं। आपने दोनों ही एग्जाम्पल्स अपने स्कूल में देखे होंगे। एक बच्चा होता होगा जो चुपचाप क्लास में साइड में बैठ के पढ़ाई करता रहता होगा, या फिर कुछ सोचता रहता होगा, या फिर उसका कोई एक दोस्त होगा बस। और एक होता होगा जो क्लास में चिल्ला चिल्ला के सबसे बात करता होगा, गर्ल्स से भी बात कर रहा है, बॉयज से भी बात कर रहा है, वो एकदम फ्री है, डांस कर रहा है, तो वो आपके होते हैं एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में जो आता है उसको हम क्या कहते हैं। तो देखो, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ जो होते हैं ये आपके पर्सनालिटी के टाइप हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट भी आप पर्सनालिटी में पढ़ोगे, लेकिन मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ जो है ये आपके शेल्डन के पर्सनालिटी के टाइप्स हैं इन रेफरेंस टू द बॉडी साइज, ठीक है। तो मीजोमॉर्फ जो होते हैं ये मसल वाले होते हैं, एंडोमॉर्फ जो होते हैं थोड़े से मोटे लोग होते हैं, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट तो नहीं होगा क्योंकि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में पूछा गया, तो ये क्रॉस हो गया, बचा आपका एम्बीवर्ट। तो जो एम्बीवर्ट लोग होते हैं ये होते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और यही शेल्डन में जो आपका मीजोमॉर्फ हो गया, ये आपके मसल्स वाले लोग होते हैं जिनकी मसल अच्छी होती है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंडोमॉर्फ जो कि थोड़े से मोटे लोग होते हैं, ठीक है। और आपका एक और होता है एक्टोमॉर्फ जो कि आपके ये पतले और लंबे लोग होते हैं, ठीक है। जनरली इनको पतला मोटा बोलना ठीक नहीं है क्योंकि ये क्लासिफिकेशन है इनकी डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी साइज, और इसी बॉडी साइज को रिलेट करके हम ये पता लगाते हैं कि उनके लिए कौन सा गेम अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो क्लासेस में देखेंगे इसको, ज़्यादा वरना ये लंबा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन साइकिल। मोटिवेशन साइकिल, आप मोटिवेशन का मतलब समझते होगे, तो इनमें से कौन सा एक मोटिवेशन साइकिल का पार्ट नहीं, यानी कि एक इंडिविजुअल को जब आप मोटिवेट कर रहे हो तो इनमें से कौन सी चीज़ नहीं आएगी। तो देखो, ड्राइव, नीड और अराउजल, ये बिल्कुल तीनों आपकी आएंगी, लेकिन जो सिंपैथी है यानी कि जिसको हम सहानुभूति बोलते हैं हिंदी में, वो आपकी मोटिवेशन का पार्ट नहीं है। ड्राइव कैसे है कि आप किसी को, ड्राइव का मतलब होता है, ये बेसिकली आपकी एक थ्योरी भी है, जब आप बीपेड करोगे तो आप इसको पढ़ोगे, ड्राइव थ्योरी को, नीड थ्योरी को भी आप पढ़ोगे। तो ड्राइव क्या होता है कि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो आप खुद को ड्राइव करते हो उसकी तरफ, तो ये मोटिवेशन का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नीड थ्योरी, आप किसी चीज़ को कोई चीज़ की ज़रूरत है, ये भी ड्राइव से रिलेटेड ही हो गया, लेकिन आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो या फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है पाने की उसको, तो वो भी आपका नीड हो गया। और अराउजल हो गया कि आप किसी चीज़ के लिए जाग रहे हो, जागरूक हो रहे हो, आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ को मुझे मतलब पाना ही पाना है, मुझे उसका एम को अचीव करना है, तो ये आपका अराउजल हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सिंपैथी हो जाएगा, कि सहानुभूति आपका मोटिवेशन साइकिल का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अरेंज दीज ऑप्शंस इन करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द यंगेस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की जरूरत है क्योंकि साल 2023 में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था जिसको बहुत से बच्चों ने गलत किया था, सिर्फ इस वजह से ये ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, या फिर कभी कभी आपका डिक्रीज ऑर्डर में पूछ लेता है, कभी कभी इंक्रीज वर्ड लिख के आ जाता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है। तो यहाँ पे सिंपल ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट है, यानी कि बूढ़े से लेके जो जवान लोग हैं उस एज में आपको इसको सेट करना है। अब एक एक करके पढ़ लो, टॉडलर, एडोलसेंट्स, इन्फेंसी, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज, 5 आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ओल्ड एज से शायद आप समझ जाओ कि हाँ, ओल्ड एज का मतलब होता है कि सबसे बूढ़े। तो ई ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि ये ई सबसे पहले ही आएगा। तो देखो, ई सिर्फ एक ही जगह दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारा सही आंसर तो यही हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इजी बना दिया था, मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में आपको समझाता हूँ।
और कोशिश करता हूँ कि आपको मैं बता पाऊँ। देखो, ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा दिया हुआ है, आपने बहुत ही इजीली इसका आंसर निकाल लिया। कभी कभी क्या होता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस को भी बहुत ही स्पेसिफिक बना के रखा जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे भी ई होता और यहाँ पे भी डी होता, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना था कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो या फिर क्रॉस आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि केबीसी में 50-50 होता है, तो इसमें से उस ऑप्शन को भी आप रख के फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं एजेस की। हम बात कर लें तो जो अडल्टहुड आपका होता है ये आपका 18 प्लस हो जाता है। ठीक है, एडोलसेंस आपका 12 से 18 साल की उम्र होती है बच्चों की। इन्फेंसी आपकी 9 से 12 महीने की उम्र होती है। ठीक है, ये मंथ्स है। और टॉडलर आपका 1 से लेके 4 साल या कभी कभी 5 साल या कभी कभी 3 साल ऐसे भी बोला जाता है जब बच्चा बहुत छोटा होता है। ठीक है, और ओल्ड एज तो आपका काफी जो बूढ़े लोग हो गए उनकी हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इन्फेंसी की अगर हम बात करें 9 से 12 महीने, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो सबसे पहले आ ही नहीं सकता है ना, ये तो लास्ट में आएगा। देखो यहाँ पे भी लास्ट में दिया ही हुआ है, लेकिन क्योंकि ये सबसे लास्ट में आएगा, पहले नहीं आ सकता, तो दो ऑप्शन तो देखो आप सीधे सीधे यहाँ पे काट सकते थे अगर आपको नहीं आंसर आ रहा होता तो। उसके बाद फिर आप इन दोनों में से ऑप्शन देख के लगा लेते। तो ये एक एलिमिनेशन मेथड होता है जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो ऑप्शंस के बीच में। अभी कुछ क्वेश्चन और आएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। बाकी एज सीक्वेंस कुछ इस तरीके से रहता है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो, Avnish regularly performs weight training at a local gym. Arrange the following steps in a sequence from first to last. ठीक है, तो अवनीश की यहाँ पे बात हो रही है जो कि जिम में ट्रेनिंग, लोकल जिम में ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग। तो इनका प्रोसेस क्या होगा उसकी हम बात करते हैं। देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप सब स्पोर्ट्समैन हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले करोगे वार्म अप। ठीक है, वार्म अप की बात सबसे पहले आएगी। वार्म अप में भी आप देखोगे दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, एक दिया है जनरल वार्म अप और एक दिया है स्पेसिफिक वार्म अप। अब दो तरह के हमारे वार्म अप होते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक। जनरल में क्या होता है कि आप पूरी बॉडी को कंप्लीटली वार्म अप करते हो, जिसमें आप जॉगिंग कर सकते हो, आप लाइट स्ट्रेचिंग कर सकते हो, ओवरऑल हेड से लेके टो तक की कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हो। बेसिकली आप लोग एक सर्कल बनाते होगे ग्राउंड में जाके, एक जो बंदा होता है बीच में खड़े होकर कराता है और बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। तो ये आपका एक जनरल वार्म अप होता है जिससे आप पूरी बॉडी का जो टोन है, जो टेम्परेचर है, उसको आप एक अच्छे लेवल तक ले आते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्पेसिफिक वार्म अप की, यानी कि आप जिस गेम की हो या फिर आपके पर्टिकुलर गेम में भी अगर आपका कोई ऐसा सेशन है जहां पे आप किसी पर्टिकुलर स्किल के ऊपर काम करने जा रहे हो, तो फिर उस स्पेसिफिक एरिया यानी कि उस स्पेसिफिक मसल्स को या फिर उस स्पेसिफिक जॉइंट्स को आप वार्म अप करना शुरू करते हो। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल आप ले लो, फुटबॉलर्स का एग्जांपल ले लो। जो फुटबॉलर्स होते हैं जनरल वार्म अप करने के बाद वो अपने लोअर लिम्स यानी कि उनके जो लेग्स हो गए, नीज हो गई, गैस्ट्रोनीमियस थाइज हो गई, उनके बटॉक्स हो गए, तो उसका फिर वो वार्म अप करना शुरू करते हैं क्योंकि बेसिकली उनको उसी चीज का काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या आएगा। तो जनरल वार्म अप हमारा सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, अब जनरल वार्म अप देख लो, बी बी दो में दिया हुआ है, 3 और 4 में डी दिया हुआ है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर लो। बी के बाद आएगा आपका डी, स्पेसिफिक वार्म अप आप करोगे, तो बी के बाद डी दोनों में ही आ रहा है, तो हम और आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन हमेशा लास्ट में होता है। ठीक है, तो आपका इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, ये तो आपका वेट ट्रेनिंग का पार्ट हो गया, तो ये आपका 3 हो जाएगा और कूलिंग डाउन आपका 4th हो जाएगा। तो आपका इसमें बी डी सी ए आंसर हो जाएगा। तो पहला वाला आपका इसका ठीक आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो अगर आप कर पाओ तो। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको आपके फाउंडेशन ईयर यानी कि ये जब बने थे, ये जब एस्टैब्लिश्ड हुए थे, उसके हिसाब से आपको लगाना है, यानी कि ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट, सबसे पुराने से लेके लेटेस्ट तक आपको ये लगाना है। तो अगर मैं सीधे सीधे ईयर्स की बात कर लूँ तो 1984 साई बना था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आपकी 1927 में आई। एलएनसीपी तिरुवनंतपुरम 1985 में आया। और एलएनआईपी एनईआरसी गुवाहाटी आपका 2009 में आया। ठीक है, तो सीधे सीधे सीक्वेंस लगा लो सबसे पुराने से सबसे लेटेस्ट में। सबसे पहले बी हो जाएगा, फिर ए, फिर सी और फिर डी, तो बी ए सी डी सेकंड आपका सही आंसर हो गया। अगर आपको पता था कि एल आई पी एन ई आर सी गुवाहाटी 2009 में सबसे लेटेस्ट ही बना हुआ है, तो आप 3 और 4 को तो पहले ही हटा देते, उसके बाद आप दो में इनको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ ईयर और है जो इंपॉर्टेंट है। एन एस एन आई एस का आपको पता होना चाहिए। एल एन आई पी ग्वालियर कब बना था ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और वाई एम सी ए कॉलेज कब बना, एल सी सी पी कब बना। ठीक है, ये सारे कॉलेज आपको पता होने चाहिए। तो एन एस एन आई एस आपका 1961 है, एल एन आई पी ग्वालियर 1957 है, वाई एम सी ए 1920 है, और एल सी सी पी यानी कि लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपका 1932 में है। ठीक है, चलो
WHO, वाडा, नाडा, इन सब की भी बात करेंगे और शायद पहले वीडियो में मैंने बात करी थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज नॉट इन्वॉल्व, हमने ऊपर फ्रिक्शन का क्वेश्चन किया था, घर्षण की हमने बात करी थी, तो इनमें से घर्षण यानी कि फ्रिक्शन किसमें इन्वॉल्व नहीं होती है उसकी हम बात करेंगे। फ्रिक्शन का एक रूल बहुत सिंपल सा है कि फ्रिक्शन वहीं पे काम करेगी जहां पे दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, जहां पे दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तो वही आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, कांटेक्ट फोर्स यानी कि दो, जब कांटेक्ट हो रहा है दो या दो तीन फोर्सेस में, तो वहां पे तो फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, सॉरी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जहां पे कांटेक्ट हो रहा है। तो बी तो आपका नहीं होगा इसका सही आंसर, तो बी देख लो कहाँ कहाँ पे है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो ये तीन ऑप्शन तो देखो आपके सीधे सीधे कट गए, बचे आपके ये तीन, तो ए, सी और डी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वहां पे किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं होता है ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो हो ही गया, जहाँ पे कॉन्टैक्ट हो ही नहीं रहा है तो फ्रिक्शन तो वही होगी जहाँ कॉन्टैक्ट होगा। और कपल फोर्स भी जो होती हैं आपकी एक ही लाइन में काम कर सकती हैं, लेकिन इनके भी बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो ए, सी और डी आपका इसका सीधा सीधा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, जब आप क्लासेस में पढ़ोगे तो बहुत आराम से आप इनको सॉल्व कर लोगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, सेकंड लॉ आपको पता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, बिल्कुल हम इसको सेकंड लॉ में काउंट करेंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया लॉ 1 को बोलते हैं। रेसिप्रोकल एक्शन फोर्स, इसको हम एक्शन रिएक्शन यानी कि जो थर्ड लॉ इसको बोल सकते हैं। लॉ ऑफ मोमेंटम लॉ 2 को बोलते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात हम बायोमैकेनिक्स में बेसिकली नहीं कर रहे हैं, या फिर हमको इस यूनिट में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये भी आपका न्यूटन का ही लॉ है, लेकिन तीन लॉज में ये नहीं आता है आपका, तो आपका बिल्कुल ए और डी सही ऑप्शन हो गया। तो ए और डी आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड अप्रोचेस आर अ पार्ट ऑफ मोटिवेशनल टेक्निक, तो मोटिवेशन का एक और क्वेश्चन है कि इनमें से जो अप्रोचेस दी हुई हैं उनमें से कौन सी मोटिवेशनल टेक्निक का पार्ट है। तो फैसिलिटेशन अप्रोच, कॉग्निटिव, पेडागोजिकल और कॉर्पोरेट, तो ये आपको चारों समझना बहुत ज़रूरी है। फैसिलिटेशन आपने देखा होगा कि फैसिलिटेशन हो रहा है किसी अच्छे प्लेयर का या फिर किसी का भी, तो वहां पे क्या हो रहा है कि आप किसी को अवार्ड दे रहे हो, किसी को इनकरेज कर रहे हो, तो वो क्या होता है वहां पे बिल्कुल वो भी मोटिवेट होता है और भी उसके आसपास के जो लोग होते हैं मोटिवेट होते हैं, तो बिल्कुल ए हो जाएगा। कॉग्निटिव अप्रोच, आप किसी की बिलीफ की बात कर रहे हो, आप किसी के कॉग्निटिव यानी कि जो उसका दिमाग है उसमें जाके उसको मतलब उसको और ज़्यादा चीज़ें समझा रहे हो, या फिर आप उसे और ज़्यादा प्रेरित कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो ये भी आपका बिल्कुल मोटिवेशनल का पार्ट हो गया। पेडागोजिकल अप्रोच, देखो बहुत डीप टर्म्स में इसको कहा जा सकता है, लेकिन पेडागोजिकल अप्रोच नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरह का सीक्वेंस होता है, आप इसको एक तरह का सिस्टम कह सकते हो, जो कि एजुकेशन सिस्टम में आप इसको आप यूज करते हो, तो एक तरह का सिस्टम है, तो मोटिवेशन से इसका रिलेशन नहीं है। फिर आपका कॉर्पोरेट अप्रोच, कॉर्पोरेट अप्रोच भी आपका पेडागोजिकल के की तरह ही होता है, कि आप इसमें भी एक तरह का सीक्वेंस बनाते हो, और बिजनेस रिलेटेड थोड़ा सा ये वर्ड हो गया, तो इसमें भी आपको जो मोटिवेशन होगा वो नहीं होगा, तो ये दोनों बिल्कुल ही थोड़ा सा भी रिलेट नहीं कर रहे हैं मोटिवेशन से, तो ए और बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल फोर्थ नंबर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स अलॉन्ग विद देयर मीनिंग आर करेक्ट, इनमें से कौन से वो टर्म्स हैं जो करेक्ट हैं। चलो आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, ट्राई करो इसको सॉल्व करने की, क्योंकि अभी हमने ऊपर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की बात करी, मीजोमॉर्फ्स की भी मैंने आपको बताया, एक्टोमॉर्फ्स का भी मैंने बताया, एम्बीवर्ट की भी हमने बात करी थी। तो कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और नहीं हो रहा है तो एलिमिनेशन मेथड को यूज करो, फिर ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो, मीजोमॉर्फ्स और मस्कुलर हमने ऊपर बात करी थी, बिल्कुल ये आपके शेल्डन के क्लासिफिकेशन थे, एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। तो मीजोमॉर्फ जो होते हैं मस्कुलर होते हैं, बिल्कुल ये ठीक है। एक्सट्रोवर्ट्स आर शाई इन पब्लिक, एक्सट्रोवर्ट शाई होते हैं नहीं, इंट्रोवर्ट शाई होते हैं, तो ये गलत हो गया। इंट्रोवर्ट्स आर रिजर्व, बिल्कुल इंट्रोवर्ट जो होते हैं बहुत चुपचाप रहते हैं, रिजर्व रहते हैं, खुद में रहते हैं, तो ये सही है। एक्टोमॉर्फ्स हैव एथलेटिक बॉडी टाइप, नहीं एक्टोमॉर्फ्स की नहीं होती है, मीजोमॉर्फ्स की एथलेटिक बॉडी टाइप होता है, ठीक है। और एम्बिवर्ट्स आर पोजेसिंग पर्सनैलिटी इन द मिडल ऑफ इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स, तो बिल्कुल हमने बात करी थी कि, अच्छा ये गलत था, कि आपके जो एम्बिवर्ट होता है वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में आता है, तो बिल्कुल ए, सी और ई ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। फिटनेस कंपोनेंट और उनका मेथड कैसे आप उनको डेवलप कर सकते हो, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, तो आपको इनको डेवलप करना है।
ये अलग अलग मेथड इनके हैं, आप जब इनको क्लास में पढ़ोगे। आइसोटोनिक के बारे में पहले वीडियो में जो इसका पहला पार्ट था 1 से 20 तक, वहां पे मैंने बताया है आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक 3 तरह की आपकी एक्सरसाइज होती है। इंटरवल मेथड आपका ये बेसिकली एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए होता है, ठीक है, जिसमें आप इंटरवल के ऊपर फोकस करके अपनी ट्रेनिंग करते हो। बैलिस्टिक मेथड आपका फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड होता है, इसमें हम पीएनएफ भी पढ़ेंगे, ठीक है, एक मेथड ये भी आपका है। एक हम आपका स्टैटिक स्ट्रेचिंग आपकी होती है और डायनेमिक स्ट्रेचिंग भी आपकी होती है, इसको भी हम लोग क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी के मेथड्स हो सकते हैं। स्पीड आप विंड स्प्रिंट से कर सकते हो। विंड स्प्रिंट बेसिकली होता है कि जब आप स्लो चल रहे हो या फिर स्लो जॉगिंग कर रहे हो या वॉकिंग कर रहे हो, अचानक से आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो ये आपकी एक तरह की ट्रेनिंग होती है। और स्ट्रेंथ के लिए हम आइसोटोनिक का यूज करते हैं। आइसोटोनिक बेसिकली वो एक्सरसाइजेज होती है जहाँ पे आपकी जो मसल्स की शॉर्टनिंग और लेंथनिंग होती है, जैसे कि आप बाइसेप्स कर्ल्स कर रहे हो या चेस्ट प्रेस कर रहे हो, तो आपकी मसल्स छोटी भी हो रही है और लंबी भी हो रही है, तो वो आपकी आइसोटोनिक होती है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। ठीक है, ड्रग्स डोपिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, बीटा 2 एगोनिस्ट, डायरेटिक्स और स्टिमुलेंट्स, चार तरह के आपको दिए हैं। स्टिमुलेंट्स वर्ड आपने जरूर सुना होगा, स्टेरॉइड्स वर्ड आपने जरूर सुना होगा। तो ये क्या क्या होते हैं देखो। स्टेरॉइड्स जो आपके होते हैं बेसिकली आपके मसल मास को बढ़ाने के लिए ही होते हैं, ठीक है। तो ए का तो हो गया 4, तो ए का 4 देख लेते हैं, दो में ही है ये आपके, तीन दो दो ऑप्शंस कट चुके हैं। इसके बाद बीटा 2 एगोनिस्ट जो होते हैं ये आपकी रेस्पिरेटरी फंक्शंस को अच्छा करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बी का हो गया 2, सॉरी बी का हो गया 1, तो B1 A4 दोनों में ही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। डायरेटिक्स आपके जो होते हैं ये आपका फ्लूइड आपकी जो बॉडी में होता है, जो लिक्विड होता है आपकी बॉडी में, उसको रिमूव कर देता है, जिससे ये बेसिकली वो लोग यूज करते हैं जो कि आपके वेट ट्रेनिंग जैसे इवेंट में होते हैं, अपना वेट को कम दिखाने के लिए। तो ये डायरेटिक्स आपका हो गया फॉर टेम्पररी वेट लॉस। तो सी का हो गया 2, तो डी का 3 ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे हो जाएगा। स्टिमुलेंट्स आपके अलर्टनेस को बढ़ाने के लिए होता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, उसमें जो मैसेजेस होते हैं बहुत जल्दी जल्दी आपके ट्रांसफर होते हैं। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा वो, ठीक है। चलो इसके बाद के जो 41 से लेकर 50 तक क्वेश्चन है, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि ये आपके पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या इसमें आपके किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके अंदर, उनकी बात हम सेपरेट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सॉरी थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मे बी वो एनर्जी आपको नहीं दिख रही हो इस वीडियो में, बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझाऊं। सो थैंक यू सो मच। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी नंबर आपके ऊपर यहाँ पे फ्लैश हो रहा था, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।